हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर वेक्टर यानी कि सदिश। वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें भौतिकी राशियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो भौतिकी राशियां क्या होती है? वह राशियां जिनकी सहायता से हम भौतिकी के नियमों को समझते हैं, वह सभी राशियां भौतिकी राशियां कहलाती है। भौतिकी राशियां हमारे पास में दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि वह राशियां होती है जिनके लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वह सभी राशियां अदिश राशियां कहलाती है। जैसे हमको पता है कि अदिश राशि के रूप में हमारे पास द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, घनत्व होता है। इस तरह की जो भी हमारे पास राशियां होती है जो कि दिशा पर निर्भर नहीं करती, वह सभी राशियां हमारे लिए अदिश राशियां कहलाती है। इसी तरह हमारे पास में सदिश राशियां होती है। ये जो सदिश राशियां हैं, यह परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करती है। यानी कि सदिश राशियां वह राशियां होती है जिनमें हमें स्टडी करने के लिए मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के साथ साथ हमें डायरेक्शन यानी कि दिशा की भी आवश्यकता होती है। वह सभी राशियां हमारे लिए सदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, इस तरह की जो भी हमारे पास में राशियां होती है, यह सभी राशियां हमारे लिए सदिश राशियां कहलाती है। तो फाइनली हमारे एक बात समझ में आई कि हमारे पास दो तरह की राशियां होती है, एक तो अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वह हमारे लिए अदिश राशि कहलाती है। जबकि सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। वह सभी राशियां हमारे लिए सदिश राशियां कहलाती है। तो आखिर में सदिश राशि को किस तरह से निरूपित किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले आप इसको नोट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं सदिश का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि सदिश को रेखा पर तीर लगा करके निरूपित करते हैं। यानी कि सदिश अगर आपको बताना है तो रेखा पर आपको तीर लगाना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि आप वेक्टर यानी कि सदिश को एरो के थ्रू आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। यानी कि एक मेरे पास में वेक्टर पी क्यू अगर है तो उसको इस तरह से आपके द्वारा एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका पहला सिरा टेल कहलाता है और अंतिम सिरा हेड कहलाता है। और अगर इसमें मैं ए वेक्टर नाम अगर मैं देता हूं तो इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि पी क्यू वेक्टर बराबर क्या बोला जाएगा, ए वेक्टर। और ये जो सदिश जिसको मैंने एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करा है, इसकी लंबाई इसके परिमाण को दर्शाती है। यानी कि आगे से अगर हमें कभी भी सदिश अगर बनाना है तो सदिश को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, एरो के थ्रू। एरो के अंदर हमारे पास में दो पॉइंट होते हैं, एक टेल और एक हेड। और इस एरो की जो लंबाई है यानी कि जो तीर की जो लंबाई है, ये इस सदिश के परिमाण को दर्शाती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि वेक्टर की वैल्यू किन किन कारणों से नहीं बदलती है और किन कारणों से बदलती है, उसके लिए हम दो मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। तो इसमें पहला बिंदु अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा रहा है कि सदिश को विस्थापित करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कहने का मेरा तात्पर्य है वो ये कि अगर मैं एक ए वेक्टर अगर लेता हूं और इस ए वेक्टर को मैं यहाँ से डिस्प्लेस यानी कि विस्थापित करके अगर मैं बी वेक्टर बनाता हूं, या फिर इस ए वेक्टर को विस्थापित करके अगर मैं सी वेक्टर अगर बनाता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि इन तीनों वेक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। यानी कि सदिश को विस्थापित करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जबकि दूसरा बिंदु अगर आप पढ़ें तो सदिश को किसी कोण से घुमाने पर उसके मान में परिवर्तन आता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर मेरे पास में एक ए वेक्टर है और अगर मैं इसको घुमा करता हूं और थीटा एंगल से अगर मैं घुमा दूं तो ये जो मेरे पास में बी वेक्टर आता है, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू सेम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस ए वेक्टर को घुमाने पर इस वेक्टर की दिशा में परिवर्तन आ गया है। क्योंकि सदिश हमारे पास में एक ऐसी राशि होती है जो दिशा के ऊपर निर्भर करती है। तो फाइनली हमारे दो बातें समझ में आई, वो ये कि अगर मैं किसी भी सदिश को विस्थापित करता हूं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और अगर मैं किसी भी सदिश को थीटा कोण से अगर मैं घुमाता हूं तो उस सदिश के मान में परिवर्तन आता है। उसका कारण है उसकी दिशा में परिवर्तन।
तो फाइनली अब आप क्या ध्यान रखेंगे कि सदिश का निरूपण अब किस तरह से किया जाएगा किसी वेक्टर के लिए एक एरो के द्वारा, और इसकी जो लंबाई रहेगी वो किसके समानुपाती होती है, परिमाण के। इसको नोट करें और आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सदिश के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें सबसे पहले आता है समानांतर सदिश। समानांतर सदिश में ए सदिश और बी सदिश अगर मैं लेता हूं, अगर इनकी दिशा समान है तो यह मेरे लिए समानांतर सदिश कहलाएंगे। परिमाण समान हो यह कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब समानांतर सदिश में दोनों सदिशों की दिशा समान होती है, यानी कि बनने वाला कोण थीटा = 0 डिग्री होता है। इसके बाद हमारे पास आता है समान सदिश। नाम से ही हमें पता पड़ रहा है समान सदिश का मतलब क्या हुआ कि दोनों सदिशों का परिमाण तथा दिशा समान हो, वह सदिश हमारे लिए क्या कहलाएंगे, समान सदिश। इसके बाद हमारे पास आता है प्रति समानांतर सदिश। इसका मतलब समानांतर सदिश का विपरीत, यानी कि प्रति समानांतर सदिश वह सदिश होंगे जिनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। परिमाण समान हो यह कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है ऋणात्मक सदिश यानी कि विपरीत सदिश। यह विपरीत जो आपका सदिश है यह समान सदिश का विपरीत होता है। इसका मतलब इसमें परिमाण इन दोनों का समान तो है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, ऋणात्मक सदिश। तो इन चारों सदिशों को हम लोग दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास समानांतर सदिश आता है। समानांतर सदिश वह सदिश होते हैं जिनकी दिशा समान होती है, परिमाण समान हो यह कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है समान सदिश। समान सदिश का मतलब इन दोनों सदिशों का परिमाण व दिशा क्या होती है, समान होती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रति समानांतर सदिश। प्रति समानांतर सदिश का मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, परिमाण समान हो यह कोई आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश का मतलब दोनों सदिशों का परिमाण तो समान हो लेकिन उनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, वह हमारे लिए क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सहप्रारंभिक सदिश। नाम से ही पता पड़ा है सहप्रारंभिक सदिश का मतलब वह सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु समान हो, वह सदिश हमारे लिए प्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। जैसे कि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश अगर आप देखें तो इन सब का प्रारंभिक बिंदु क्या है, समान है, यानी कि इनके पास खुद का प्रारंभिक बिंदु अगर समान है तो यह तीनों के तीनों सदिश क्या कहलाएंगे, सहप्रारंभिक सदिश। इसके बाद हमारे पास में अगला प्रकार आता है संरेखीय सदिश। यहाँ पर भी हमें नाम से पता पड़ रहा है एक ही रेखा में उपस्थित जितने सदिश होंगे वह सदिश हमारे लिए क्या कहलाएंगे, संरेखीय सदिश। जैसे कि ए सदिश, बी सदिश, दोनों सदिश एक ही रेखा पर उपस्थित हैं लेकिन दोनों की दिशा सेम है, तो ये सदिश हमारे लिए क्या कहलाएंगे, संरेखीय सदिश। यदि दोनों सदिशों की दिशा भी विपरीत है लेकिन ये एक ही रेखा पर उपस्थित है तो यह हमारे लिए संरेखीय सदिश कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास में आता है समतलीय सदिश। नाम से पता पड़ रहा है समतलीय सदिश, ऐसे सदिश जो समान तल में उपस्थित हो, यानी कि एक ही तल में उपस्थित सदिशों को क्या कहते हैं, समतलीय सदिश कहते हैं। फिर इसके बाद आता है संगामी सदिश। संगामी सदिश का मतलब वे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर के गुजरते हैं, यानी कि वो सदिश जिनके पास खुद का क्या हो, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, वह सदिश हमारे क्या कहलाते हैं, संगामी सदिश। हम इस सदिश को अगर हम चाहें तो इस तरह से भी देखो हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास में एक सदिश ए सदिश यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा सदिश बी सदिश हमारे पास में यहाँ पर है, तीसरा सी सदिश अगर हमारे पास में यहाँ पर है। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो इन तीनों को अगर आप पीछे की ओर पकड़ के अगर आप मिला दें, देखिए आप इस ए वाले सदिश को अगर मैं पीछे की ओर पकड़ के मिला रहा हूँ, इसी तरह से बी वाले सदिश को भी अगर मैं पीछे की ओर पकड़ के मिला रहा हूँ, और अगर मैं सी वाले सदिश को भी अगर मैं पीछे की ओर अगर पकड़ के मिलाता हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इन तीनों सदिशों का जो पीछे बढ़ाने पर जो बिंदु आया है वह समान आया है, यानी कि उसे क्या बोलते हैं हम, उभयनिष्ठ बिंदु। तो यह तीनों के तीनों सदिश मेरे लिए क्या कहलाएंगे, संगामी सदिश। तो मैं दोबारा बताता हूँ,
संगामी सदिश क्या होते हैं? वही सदिश जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो आप ध्यान से देखिए, ए सदिश को आपने पीछे की ओर बढ़ाया, बी सदिश को आपने पीछे की ओर बढ़ाया, सी सदिश को अगर आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं और बढ़ाने पर अगर तीनों के तीनों सदिश एक ही बिंदु पर अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो यह मेरे लिए उभयनिष्ठ सदिश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? संगामी सदिश। इसके बाद हमारे पास में आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश नाम से हमें पता लग रहा है जिसका परिमाण शून्य हो। समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास में एक ए वेक्टर है। इस ए वेक्टर के थ्रू अगर मुझे शून्य सदिश अगर बनाना है तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इस ए वेक्टर के विपरीत एक ए वेक्टर को और जोड़ देता हूं। तो इनका नेट बोलो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। ये बताओ बेटा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 वेक्टर। तो यही मेरे लिए क्या कहलाता है? शून्य सदिश। इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, इसको 0 वेक्टर भी बोलते हैं। तो एक बार और हम लोग सदिशों के प्रकार को समझ लेते हैं। सदिश के प्रकार में सबसे पहला आता है समानांतर सदिश। समानांतर सदिश में दोनों के दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर होते हैं और दोनों की दिशा समान होती है। समान सदिश में दोनों के दोनों एक दूसरे के समानांतर तो है ही और दोनों का परिमाण और दिशा क्या है? समान है। इसके बाद प्रति समानांतर। प्रति समानांतर में दोनों की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। इसके बाद ऋणात्मक सदिश, इसके अंदर दोनों का परिमाण समान और दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। सहप्रारंभिक सदिश का मतलब क्या हुआ? वह सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? समान हो। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश का मतलब एक ही रेखा में उपस्थित सदिश। तो आपने देखा कि चाहे समान दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, लेकिन एक ही रेखा पर अगर उपस्थित है तो वह मेरे लिए क्या कहलाएंगे? संरेखीय सदिश। इसके बाद समतलीय सदिश। समतलीय सदिश का मतलब एक ही तल में उपस्थित सदिशों को हम लोग क्या बोलेंगे? समतलीय सदिश। फिर आता है संगामी सदिश। संगामी सदिश का मतलब वे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर के गुजरते हैं। समझने के लिए हमने एक काम करा, 3 वेक्टर बनाए थे, ए, बी और सी। अगर आप इनको तीनों को पकड़ के अगर आप पीछे की ओर अगर आप मिलाते हैं तो यह एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? संगामी सदिश। फिर आता है शून्य सदिश। नाम से पता है जिसका परिमाण शून्य हो। समझने के लिए हम लोगों ने ए वेक्टर के विपरीत दिशा में क्या जोड़ दिया? समान परिमाण का वेक्टर। तो आंसर हमारे पास में क्या आ गया? 0 वेक्टर। इसको नोट करें, आगे बढ़ेंगे। अब हम अगला सदिश पढ़ते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वह है एकांक सदिश। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एकांक हो। नाम से हमें पता लग रहा है कि वह सदिश जिसका परिमाण एकांक यानी कि 1 हो तथा इसका उपयोग हम लोग दिशा को प्रदर्शित करने के लिए काम में लेते हैं। और इसको रिप्रेजेंट यानी कि निरूपित करने का तरीका होता है कैसे। यानी कि कोई अगर मेरे पास में ए सदिश है तो उसके ऊपर अगर मैं कैप अगर लगा देता हूँ तो वह मुझे उसका एकांक सदिश बताएगा। तो फाइनली हमारे एक बात समझ में आई, वो ये एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका उपयोग हम लोग दिशा यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं और इसका परिमाण क्या होता है? 1 होता है। आप लोग अब आगे से ध्यान ही रखेंगे कि अगर मुझे कभी भी सदिश का उपयोग करना है कभी भी दिशा बताने के लिए तो मैं हमेशा एकांक सदिश का उपयोग करता हूं क्योंकि इसका परिमाण 1 होता है। अगर मैं इसको किसी से गुणा यानी कि मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए हम लोग जिस सदिश का यूज लेते हैं वह एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एकांक सदिश होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। यानी कि जिस भी सदिश का आपको एकांक सदिश बताना है, जिस भी सदिश का आपको एकांक सदिश बताना है तो एकांक सदिश किस तरह से बताया जाएगा? सदिश बटे सदिश का परिमाण। यानी कि मेरे पास में कोई सदिश ए सदिश है, इसका अगर मुझे एकांक सदिश अगर बताना है तो रिप्रेजेंट निरूपित करने का तरीका है कि इसके ऊपर आपको क्या लगानी है? कैप। तो एकांक सदिश ए कैप बराबर सदिश बटे क्या लिखेंगे? सदिश का परिमाण। इसका मतलब अगर मैं किसी सदिश को एकांक सदिश के रूप में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं बोल सकता हूं ए सदिश बराबर सदिश का परिमाण इंटू एकांक सदिश। तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि आगे से अगर मुझे कभी भी डायरेक्शन के बारे में अगर जानकारी बतानी है तो मैं किसके थ्रू बताऊंगा? एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर के थ्रू। और यूनिट वेक्टर के थ्रू जो एकांक सदिश का जो मेरे पास में फॉर्मूला निकल के आता है वो फॉर्मूला एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। इसका मतलब एकांक सदिश के रूप में
अगर आपको सदिश अगर लिखना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सदिश बराबर होता है उसका परिमाण इंटू एकांक सदिश। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये आगे आने वाले समय में आपके बहुत सारी जगह काम में आएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास आधार सदिश। आधार सदिश को बोलते हैं बेस वेक्टर्स। पूरी फिजिक्स में कभी भी अक्ष के अनुदिश मुझे दिशा बतानी है तो मैं आधार सदिश के सहायता से बताता हूं, जो कि फिक्स है कि एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे कभी भी डायरेक्शन बतानी है तो आई कैप के थ्रू बताऊंगा। आई कैप मेरे पास में एक तरह से एकांक सदिश होता है। क्या होता है, एकांक सदिश। तो ध्यान रखेंगे पूरी फिजिक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो आप किसके थ्रू बताएंगे, आई कैप। ये एक तरह से आपके पास एकांक सदिश होता है। इसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। परिमाण एक होने का फायदा ये होता है कि अगर आप इसको किसी से गुणा कर देते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं आता, बट इसकी सहायता से आप उसकी दिशा को क्या कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा जिस सदिश का यूज लेंगे वो क्या होगा, आई कैप। ये एकांक सदिश है। इसी तरह से y अक्ष के अलोंग हमेशा क्या काम में लेंगे, जे कैप, और z अक्ष के अलोंग हम क्या काम में लेंगे, के कैप। तो फाइनली हमारे एक बात समझ में आई, दिशा अगर बतानी होती है तो किसके थ्रू बताते हैं, एकांक सदिश के थ्रू। एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास में एकांक सदिश होता है वो आई कैप, y के अलोंग यानी y पर जो होता है वो जे कैप होता है, z एक्सिस के अलोंग हमारे पास में क्या होता है, के कैप। इसका मतलब प्लस y में प्लस j है तो माइनस y में क्या होगा, माइनस j। प्लस x में अगर आई कैप है तो माइनस x में क्या होगा, माइनस आई कैप। प्लस z में अगर प्लस के कैप है तो माइनस z के अंदर क्या होगा, माइनस के कैप, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास में आता है ध्रुवीय सदिश, यानी कि ऐसे सदिश जिसमें प्रारंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु हो। जैसे कि हम लोगों ने विस्थापन के बारे में पढ़ रखा है, तो विस्थापन एक तरह से हमारे लिए क्या होता है, ध्रुवीय सदिश। क्योंकि विस्थापन के लिए अगर हम कभी भी बताते हैं PQ तो इसके पास में खुद का क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है। इसके बाद आता है अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश का यूज हम लोग घूर्णन गति में घूर्णन के प्रभाव को समझने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें मैकेनिक्स की तो मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारी जगह पर आपके पास अक्षीय सदिश आएगा, जो आपको मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारी चीजों को सोल्व करने में मदद करेगा। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, ये बलागुण, ये सब हमारे पास में क्या होते हैं, अक्षीय सदिश। अभी आपको मैकेनिक्स के अंदर और बहुत सारी जगह इन सब चीजों को आपको समझाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अक्षीय सदिश क्या होते हैं, जैसे कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, बलागुण और घूर्णन गति में घूर्णन प्रभाव को समझने के लिए हम लोग इनका यूज लेते हैं। आपको याद अगर आ रहा हो तो इस तरह से अगर पार्टिकल घूमता है तो इस तरह से हम लोग फिंगर्स घुमाते हैं तो थंब आपको क्या बताता है, उसके लिए एक्सियल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं अक्षीय सदिश। तो फाइनली हमारे सबसे काम का जो सदिश है वो कौन सा है, एकांक सदिश। कभी भी डायरेक्शन अगर आपको बतानी है तो हम किसके थ्रू बताएंगे, एकांक सदिश के थ्रू। क्यों बताएंगे, क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, एक होता है, और इसका फॉर्मूला एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। यानी कि किसी सदिश को अगर एकांक सदिश के रूप में बताना है, किसी सदिश को अगर एकांक सदिश के रूप में अगर बताना है तो सदिश बराबर क्या लिखेंगे, एक तो उसका परिमाण गुणा में क्या कर देंगे हम लोग, एकांक सदिश। फिर आधार सदिश फिक्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश जैसे कि विस्थापन, इसके पास में क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु। फिर आता है एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश घूर्णन गति में घूर्णन के प्रभाव को परिभाषित करने के लिए हम लोग उपयोग में लेते हैं। ये आपको मैकेनिक्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, बलागुण, इस तरह के जो भी मेरे पास में सदिश होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सियल डायरेक्शन में होती है, वो सभी मेरे लिए क्या कहलाते हैं, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। इसको नोट करें और एक सवाल हम लोग करेंगे, पहले इसको नोट करें। अब हम सदिश के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल करते हैं, जिसमें हमारे पास में 4 सदिश इस तरह से आपके पास में दर्शाए गए। आपसे बताना है कि चारों सदिश में कौन से सदिश मेरे लिए समांतर सदिश होंगे, कौन से सदिश मेरे लिए प्रति समांतर सदिश होंगे, कौन से सदिश मेरे लिए सह प्रारंभिक सदिश होंगे और कौन से सदिश मेरे लिए समसदिश सदिश होंगे, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, ए सदिश और बी सदिश को जब आप देखें तो ये दोनों बेटा सदिश बोलो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो ये क्या कहलाएंगे मेरे लिए, समांतर सदिश, और इनकी दिशा भी क्या है, समान। इसी तरह से जब आप बी सदिश और सी सदिश को देखें तो दोनों के डायरेक्शन बेटा बोलो क्या है, अपोजिट है।
अपोजिट है तो मैंने बोलो क्या कहलाएंगे बेटा प्रति समांतर सदिश। इसी तरह से जब मैं सी सदिश और बी सदिश की बात करता हूँ तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान है। प्रारंभिक बिंदु अगर समान है तो ये दोनों बड़ा सदिश बोलो क्या कहलाएंगे सह प्रारंभिक सदिश। और अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ए सदिश और सी सदिश इन दोनों के बेटा डायरेक्शन बोलो क्या है अपोजिट, तो ये भी बेटा मेरे लिए बोलो क्या कहलाएंगे प्रति समांतर सदिश। और जब आप देखें फिर चारों सदिश एक ही तल में उपस्थित हैं तो इन्हें बेटा बोलो क्या कहलाएंगे हमारे लिए समतलीय सदिश। तो देखें ए सदिश और बी सदिश के लिए बेटा बोलो क्या कहलाएंगे, आप दोबारा बोले ए सदिश और बी सदिश दोनों की दिशा समान, तो ये बोल सकते हैं कि ए सदिश और बी सदिश दोनों की दिशा समान है। दोनों की दिशा अगर समान है तो इन्हें बेटा बोलो क्या बोलेंगे समांतर सदिश। क्या कहलाएंगे हमारे लिए समांतर सदिश। इसी तरह से आप भी कहते हो बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के डायरेक्शन बेटा बोलो क्या है अपोजिट है। डायरेक्शन अगर अपोजिट है और परिमाण में समान नहीं है तो ये दोनों बेटा सदिश बोलो क्या कहलाएंगे हमारे लिए प्रति समांतर सदिश। इसी तरह से अगर आप देखें तो सी सदिश और बी सदिश इन दोनों का बेटा प्रारंभिक बिंदु बेटा बोलो क्या है समान है, तो क्या बोलोगे आप लोग सी सदिश डी सदिश हमारे लिए बेटा बोलो क्या चलेंगे सह प्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। इसी तरह से अगर आप देखें ए सदिश बी सदिश सी सदिश और डी सदिश एक ही तल पर उपस्थित है तो आप क्या बोलेंगे ए बी सी डी सदिश हमारे लिए बेटा बोलो कौन से सदिश कहलाएंगे ये समतलीय सदिश। तो आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई, इस तरह से अगर मेरे पास में कोई भी अगर सदिश दिखाई देंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि कौन सा सदिश तो हमारे समांतर होगा, कौन सा प्रति समांतर, कौन सा सह प्रारंभिक और कौन से समतलीय। इस तरह से आप इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।